नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। घने जंगल की वो एक सुबह अलग थी। ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट के बीच एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था एक बंदर। उसका नाम था चिंपू। बाकी बंदरों से वो कुछ अलग था। उसके सिर पर बाल नहीं थे, बल्कि चमकीले सफेद रेशमी धागों जैसे उड़ते बाल थे जो हर समय हवा में लहराते रहते। चिंपू खुद भी नहीं जानता था कि ये बाल क्यों उड़ते हैं। जब वो छोटा था तो उसकी माँ कहती थी, तू साधारण नहीं है बेटा, तेरे बालों में कोई रहस्य छुपा है। पर माँ तो अब रही नहीं और बाकी सब ने उसे बस हंसी का पात्र बना दिया। देखो देखो, फिर उड़ रहा चिंपू का बाल। अरे ध्यान रखना, कहीं उड़कर आसमान ना छू ले। हर दिन ऐसा ही था, लेकिन उस दिन कुछ बदला। उसने महसूस किया कि उसके बाल हवा में सिर्फ उड़ नहीं रहे, वो एक दिशा में खींच रहे थे। वो शाखा से नीचे उतरा, अपने बालों की दिशा में भागने लगा। उसकी चाल तेज थी, जैसे कोई बुला रहा हो। चलते चलते वो पहुंच गया एक पुराने खंडहर के पास, जहां कभी कोई नहीं जाता था। वहां खड़ा था एक बूढ़ा साधु, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, पर आंखों में आग। तू आ ही गया चिंपू, साधु ने कहा। आपको मेरा नाम कैसे पता? चिंपू चौंका। क्योंकि मैं तेरी प्रतीक्षा 300 वर्षों से कर रहा हूं। तू ही है अंतिम रक्षक, उड़ते बालों वाला बंदर। साधु की आवाज में अजीब कंपन था, जैसे सदियों की धूल उस स्वर में समाई हो। चिंपू की पीठ पर बाल खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि सामने खड़ा यह बूढ़ा कौन है जो उसका नाम जानता है, और यह रक्षक क्या होता है। आप मुझे जानते हैं? चिंपू ने हकलाते हुए पूछा। तेरे बालों ने मुझे बताया, साधु ने कहा, और ये खंडहर तेरा अतीत है। चिंपू की आंखें फैल गईं। मेरा अतीत? मैं तो बस एक साधारण बंदर हूं, साधु मुस्कुराया। तू साधारण नहीं है, तेरे जन्म से पहले भी तेरा अस्तित्व था। तू पुनर्जन्म है एक रक्षक का, जिसे आकाशलोक के देवताओं ने धरती पर भेजा था, लेकिन कालगिरी के श्राप ने सब मिटा दिया, सिवाय तेरे बालों के। कालगिरी? ये कौन है? विनाश का देवता, और अब वो लौट रहा है। चिंपू चुप हो गया। हवा की सरसराहट तेज हो गई। खंडहर की दीवारों से एक तेज रोशनी निकली और चिंपू के बाल हवा में लहराने लगे। ये क्या हो रहा है? चिंपू घबरा गया। साधु ने कहा, तेरा समय आ गया है चिंपू, अंदर जा और अपनी यादें वापस ले ले। साधु ने एक पुरानी दीवार पर हाथ फेरा। दीवार धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी। अंदर अंधकार था, लेकिन एक चमत्कारी सी चमक भी थी, जैसे कोई खोई हुई दुनिया जाग रही हो। चिंपू अंदर गया। हर कदम पर दीवारों से अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। चित्र जिनमें बंदर जैसे जीव लड़ते दिख रहे थे, उनके सिरों पर वही उड़ते बाल। एक चित्र में एक बालों से सजे मुकुटधारी बंदर ने तलवार उठाई हुई थी, और सामने था वही कालगिरी। ये तू है, पीछे से साधु की आवाज आई। तू ही है वो योद्धा, तुझे दोबारा जागना होगा। तभी एक पत्थर का दरवाजा खुला और अंदर से निकली एक सुनहरी किताब, जो हवा में उड़कर सीधे चिंपू के हाथ में आ गिरी। जैसे ही उसने उसे छुआ, बिजली सी चमक हुई और उसकी आंखें पलट गईं। अब वो एक और दुनिया में था, सपनों जैसी, लेकिन असल। वो खुद को एक विशाल बंदर राज के रूप में देख रहा था। उसके इर्द गिर्द सैकड़ों बंदर सैनिक थे, और सामने बैठा था कालगिरी, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, बंदर राज चिंपेंद्र, कालगिरी ने दहाड़ लगाई। और तू अंधकार का पिशाच, बंदर राज चिंपेंद्र, यानी चिंपू का पूर्वज अवतार, गर्जा। फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ। आकाश तक लड़ाई पहुंची, लेकिन तभी एक तेज काले जादू से कालगिरी ने उसे पत्थर बना दिया। चिंपू की आंखें खुलीं। वो गुफा में वापस था, लेकिन अब उसका शरीर बदल चुका था। उसके बाल अब सिर्फ उड़ नहीं रहे थे, उनमें से रोशनी निकल रही थी। अब तुझे सच्चा रक्षक बनना होगा, साधु बोला, लेकिन तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है।
कई कोस दूर एक सुंदर राज्य था, प्रेमगढ़। वहां की राजकुमारी प्रेमा अपने महल के गुंबद में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें डरी हुई थीं। हर रात उसे एक ही सपना आता। एक बंदर जिसके बाल हवा में उड़ते थे उसके पास आता है और कहता है, मुझे तेरी जरूरत है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजमहल के ज्योतिषी ने कहा था, ये सपना नहीं है राजकुमारी, ये देववाणी है, वो बंदर ही है तुम्हारा रक्षक। राजा को ये सब बकवास लगा, लेकिन प्रेमा को नहीं। मैं उस उड़ते बालों वाले बंदर को खोजूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने प्रण लिया। उसी रात उसने अपना राजसी वस्त्र बदला, तलवार कमर में बांधी और घोड़े पर चढ़ गई। जंगल में भागते भागते चिंपू अचानक एक हलचल सुनता है, घोड़े की टापें और फिर एक तेज स्त्री स्वर, रुको। उसने मुड़कर देखा, एक राजसी स्त्री तलवार उठाए उसके सामने खड़ी थी। तुम ही हो उड़ते बाल वाला बंदर? चिंपू चौंका। हाँ, लेकिन तुम कौन? मैं प्रेमा हूं, मैं तुम्हारी तलाश में आई हूं। दोनों की आंखें मिली और एक अजीब सा कंपन जंगल की हवाओं में फैल गया। चिंपू और प्रेमा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। पास ही उनका घोड़ा चल रहा था। दोनों एक दूसरे को गहराई से देख रहे थे, जैसे दोनों के बीच कोई पुरानी जान पहचान हो, पर याद किसी को कुछ नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूं? चिंपू ने पूछा। हर रात एक सपना आता है जिसमें तुम मुझे बुलाते हो और कहते हो कि समय कम है, प्रेमा ने धीरे से कहा। चिंपू की आंखें चौंधिया गईं। मुझे भी कुछ ऐसे ही ख्वाब आते हैं, लगता है ये कोई पूर्व जन्म का संबंध है, प्रेमा ने मुस्कुराकर कहा, या शायद कोई आने वाले युद्ध का संकेत। अचानक ही आसमान काला हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगीं, पक्षी उड़ गए, पेड़ हिलने लगे। चिंपू ने कहा, कुछ आ रहा है। तभी झाड़ियों से निकले 3 काले भेड़िए। उनकी आंखें लाल, शरीर लोहे जैसे काले। ये सामान्य जानवर नहीं थे, ये थे कालगिरी के साए। पीछे हटो, चिंपू चीखा। उसके उड़ते बालों से बिजली जैसी किरणें निकलीं और एक भेड़िए को पीछे फेंक दिया। प्रेमा ने तुरंत तलवार खींच ली और दूसरे पर वार किया। तीसरे भेड़िए ने छलांग लगाई, सीधा प्रेमा की ओर, लेकिन चिंपू ने बीच में आकर उसे पकड़ लिया। उसके बाल अब पूरे शरीर से चमकने लगे थे और एक तेज प्रकाश में तीनों भेड़िए झलकर राख हो गए। सन्नाटा छा गया। प्रेमा घबरा गई थी, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में गर्व था। अब मुझे यकीन हो गया, उसने कहा, तुम ही हो वो रक्षक और मैं तुम्हारी साथी। दूर एक काले पहाड़ के नीचे बसा था कालपुर, अंधकार का राज्य। वहां बैठा था कालगिरी, एक सिंहासन पर जो हड्डियों से बना था। उसकी आंखों में आग थी और हाथ में एक किताब, मृत्यु का ग्रंथ। तो बंदर जाग गया है? उसने अपने सेवक से पूछा। हाँ महाराज, और वो राजकुमारी से मिल चुका है, सेवक बोला। कालगिरी की हंसी गूंजी। अच्छा है, अब खेल शुरू होगा। उसने अपने चारों दिशाओं में आग की लकीरें फैलाईं और अंधकार से उठीं उसकी 4 शिष्याएं, छाया, विलापा, त्रासना और मायरा। अब इन्हें भेजो, बंदर और राजकुमारी को जिंदा पकड़ लाओ। मैं उनके बालों और खून से अमृता प्राप्त करूंगा। प्रेमा और चिंपू अब जंगल के बीच एक झील के पास पहुंचे थे। वहां पानी शांत था, लेकिन जैसे ही चिंपू पास गया, पानी में उसका चेहरा नहीं दिखा, बल्कि एक महिला दिखी, नीले वस्त्रों में, आंखों में सितारे। तुम दोनों की परीक्षा आने वाली है, पानी की सतह से आवाज आई। कौन हो तुम? प्रेमा कांप गई। मैं समय की आत्मा हूं और तुम्हें बताने आई हूं कि कालगिरी की शक्ति बढ़ रही है। केवल रक्षक और प्रेम की शक्ति मिलकर उसे हरा सकते हैं। प्रेम? चिंपू ने हैरानी से कहा। हां, वो शक्ति जो तुम्हारे और प्रेमा के बीच है, वही है अंत की चाबी। पानी की लहरें उठीं और सब कुछ गायब हो गया। चिंपू और प्रेमा एक दूसरे को देखने लगे, पहले बार पूरी आत्मा से। रात का समय था, दोनों एक गुफा में आराम कर रहे थे। चिंपू अपने उड़ते बालों को सहला रहा था और प्रेमा उसे देख रही थी। तुम डरते नहीं? उसने पूछा। चिंपू मुस्कुराया। जब तुम साथ हो तो डरता नहीं हूं। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। फिर हवा में एक कंपन हुआ और गुफा के द्वार से प्रवेश हुई मायरा, एक अजीब औरत जिसकी आंखें नीली और शरीर धुएं से बना था। मुझे तुम्हारे बाल चाहिए बंदर,
और तुम्हारा दिल राजकुमारी। वो हवा में उड़ने लगी और अचानक से उसकी आंखें लाल हो गईं। एक जोरदार हमला हुआ। प्रेमा और चिंपू दोनों साथ लड़े। चिंपू के बालों से बिजली निकली, प्रेमा की तलवार से आग। एक जोरदार टक्कर के बाद मायरा गायब हो गई, लेकिन जाते जाते वो कह गई, मैं लौटूंगी और तब तुम्हारा प्यार भी बचा नहीं पाएगा तुम्हें। लड़ाई के बाद चिंपू थक कर जमीन पर बैठ गया। प्रेमा पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। हम बस शुरुआत में हैं, है ना? हाँ, चिंपू ने कहा, और मुझे लगता है मैं अब अकेला नहीं हूं। प्रेमा ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं रक्षक। और तभी गुफा की दीवार से एक चमक निकली और उसमें प्रकट हुआ बंदरराज चिंपेंद्र का भूतिया रूप। चिंपू, अब तू पूरा जाग चुका है, पर तेरी शक्ति अधूरी है जब तक तू प्रेम का वचन नहीं निभाता। चिंपू और प्रेमा दोनों हैरान थे, क्योंकि अब उनकी परीक्षा सिर्फ युद्ध की नहीं, प्रेम की भी थी। गुफा में चुप्पी थी, सिर्फ चिंपेंद्र की आत्मा की आवाज गूंज रही थी। रक्षक बनने के लिए तुम्हें सिर्फ युद्ध नहीं, बलिदान भी देना होगा। प्रेम को चुनो या शक्ति को। चिंपू और प्रेमा एक दूसरे को देखने लगे। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, प्रेमा ने कहा, और मैं उसके बिना अधूरा हूं, चिंपू ने जवाब दिया। चिंपेंद्र मुस्कुराया, तब याद रखो, यह प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा और सबसे गहरी कमजोरी भी। अचानक आत्मा हवा में घुल गई और एक चमकता ताबीज नीचे गिरा। इसे पहनो, यह तुम्हारे प्रेम को बांध कर रखेगा। चिंपू ने ताबीज उठाया और प्रेमा के गले में पहनाया। प्रेमा की आंखें नम थीं। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, चिंपू ने कहा। हमेशा? लेकिन दूर कहीं कालपुर में मायरा तड़प रही थी। प्रेम का वचन दे दिया उन्होंने, वह चिल्लाई। अब वो रक्षक नहीं, एक प्रेमी बन गया है। हमें जल्दी करना होगा। अगले दिन चिंपू और प्रेमा ने यात्रा फिर शुरू की। उन्हें पहुंचना था गुप्तांगिरी पर्वत, जहां रक्षक की अंतिम शक्ति सोई थी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जंगल में कदम रखते ही उन्हें घेर लिया गया काले बंदरों की सेना ने। हम तुम्हारे जैसे नहीं मानते तुम्हें, सेनापति बोला। तुमने मानव से प्रेम कर लिया, तुम्हारे बाल अब पवित्र नहीं। मेरे बालों की शक्ति मेरे दिल से आती है और मेरा दिल अब और मजबूत है, चिंपू ने कहा। संघर्ष शुरू हुआ। चिंपू हवा में उड़ा, उसके बाल बिजली बन गए। प्रेमा ने तलवार घुमाई और आग की दीवार खड़ी कर दी। बंदर एक एक कर गिरते गए, पर उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तभी चिंपू की आंखें जलने लगीं और उसके सिर के बाल हवा में फैल गए जैसे कोई बिजली का तूफान। एक जोरदार चमक और पूरा जंगल थर्रा गया। जब रोशनी थमी, बंदरों की सेना होश खो बैठी थी। सेनापति ने घुटनों पर गिरकर कहा, हमने तुम्हें परखा, अब हम तुम्हारे साथ हैं। अब उनके साथ थी एक सेना उड़ते बंदरों की। प्रेमा और चिंपू गुप्तांगिरी की ओर बढ़े। पर्वत की चोटी पर था वृक्षेश्वर, वो पेड़ जिसकी जड़ें ब्रह्मांड में फैलती थीं। वहीं छिपी थी रक्षक की अंतिम शक्ति, बालमणि। लेकिन रास्ते में थीं 3 परीक्षाएं, एक विशाल दर्पण जिसमें चिंपू को खुद का सबसे डरावना रूप दिखा, स्वार्थी, अहंकारी और निर्दयी। वो खुद से लड़ पड़ा और प्रेमा की आवाज ही थी जो उसे जगा पाई। प्रेमा को एक जहरीले सांप ने डंस लिया। चिंपू के पास 2 रास्ते थे, या तो बलिदान की औषधि दे दे जो उसकी शक्ति खत्म कर देगी, या शक्ति बचा ले और प्रेमा को जाने दे। उसने बिना झिझक औषधि दे दी। उसके बाल एक पल को उड़ना बंद हो गए। लेकिन तभी वृक्षेश्वर की आवाज आई, जो प्रेम में बलिदान देता है वही सच्चा रक्षक होता है। और चिंपू की शक्ति दुगनी हो गई। पर्वत की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने बालमणि को देखा, एक चमकती गेंद जो हवा में तैर रही थी। लेकिन जैसे ही चिंपू ने उसे छूने की कोशिश की, आ गई त्रासना, कालगिरी की सबसे क्रूर शिष्या। उसके एक इशारे से आसमान लाल हो गया। बालमणि मेरी होगी, उसने चीख कर कहा। संघर्ष शुरू हुआ। बालमणि हवा में तैर रही थी। चिंपू की सेना त्रासना से लड़ी। प्रेमा ने उसकी आंखों पर वार किया, पर त्रासना अमर थी। तभी चिंपू ने बालमणि को छुआ और अचानक उसके बालों से निकलने लगीं प्रकाश की लहरें। बालमणि उसके भीतर समा गई।
अब उसका रूप बदल गया। वो था अलौकिक रक्षक, जिसके बाल बिजली, अग्नि और हवा से बने थे। उसने सिर्फ एक बार त्रासना की ओर देखा और त्रासना जलकर राख हो गई। चिंपू और प्रेमा ने बालमणि को प्राप्त कर लिया था, लेकिन समय कम था। कालगिरी ने अब स्वयं युद्ध का बिगुल बजा दिया था। अब मैं आऊंगा और रक्षक का अंत करूंगा, उसने कहा। उसने खोले अपने अंधकार के द्वार और बाहर निकले राक्षसी युद्ध रथ, साए की सेनाएं और मृत आत्माएं। रक्षक और उसके प्रेम की अंतिम परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। रात्रि की हवाएं अचानक गर्म हो गईं। आकाश में लाल धुंध फैल गई, पेड़ों की छालें फटने लगीं और जमीन कांप उठी। वो आ रहा है, प्रेमा ने धीमे से कहा। कालगिरी, चिंपू ने सर उठाकर देखा। अब हमारे पास जरा भी समय नहीं। दूर क्षितिज से उठी एक काली धूल की लहर और उसमें से निकला एक विशाल चेहरा, जिसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, विनाश। कालगिरी ने पहली बार चिंपू को पुकारा। ओ बंदर, जो बालों के दम पर रक्षक बना है, आओ, अपनी अंतिम सांस लो। एक जोरदार धमाका हुआ और कालगिरी की पहली छाया सेना ने जंगल पर हमला बोल दिया। चिंपू ने आकाश में छलांग लगाई और अपने बालों को सामने फैलाया। उसके बाल अब केवल बाल नहीं थे, वो दीवारें, तलवारें और ढालें बन चुके थे। हर दिशा में बालों से बनी रोशनी की लहरें फैल गईं। छाया योद्धा जैसे ही बालों को छूते भस्म हो जाते। प्रेमा, उसकी सेना और काले बंदर उसके साथ लड़े, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। ये तो सिर्फ एक परछाई थी, चिंपू ने कहा। प्रेमा ने उसकी ओर देखा। तो असली कालगिरी कब आएगा? जब हम डरना छोड़ देंगे, वो स्वयं प्रकट होगा। रात के तीसरे पहर चिंपू को नींद में एक स्वप्न आया। उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिनके पास कोई शरीर नहीं था, केवल हवा में बहती दाढ़ी। मैं वो हूं जिसने पहली बार बालों को आशीर्वाद दिया था, उन्होंने कहा। पर क्यों? चिंपू ने पूछा। क्योंकि बालों में वो शक्ति होती है जो समय को भी बांध सकती है। लेकिन ध्यान रखना, जब रक्षक के बाल उसके हृदय से कट जाएं, वह सब कुछ खो बैठता है। चिंपू की आंख खुली। प्रेमा उसकी ओर देख रही थी। क्या हुआ? अब समझ आया कि तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति का स्रोत है। अगली सुबह वे पहुंचे काल मंदिर, जो पृथ्वी की सबसे पुरानी जगह मानी जाती थी। यहां के पत्थर अब भी धड़कते थे। मंदिर के द्वार पर लिखा था, केवल वो प्रवेश कर सकता है जो अपने अतीत से डरता नहीं। चिंपू ने द्वार छुआ और अचानक उसके सामने उसके बचपन का दृश्य आया। वो अकेला, उपेक्षित और कमजोर चिंपू। उसने आंखें बंद की और स्वीकार कर लिया। द्वार खुल गया। अंदर उन्हें मिला एक और ताबीज, नाभिमणि, जो बालमणि के साथ मिलकर रक्षक को अजेय बना सकता था, पर उसे छूने के लिए देना था। सबसे प्यारा संबंध। प्रेमा आगे बढ़ी। मैं दूंगी अपनी स्मृति। नहीं, चिंपू चीखा, पर उसने ताबीज छुआ और प्रेमा की आंखों से उसका हर याद मिटने लगी। तुम कौन हो? उसने कहा। प्रेमा अब चिंपू को नहीं पहचानती थी। वो बस एक अजनबी था जिसके बाल अजीब तरह से उड़ते थे। चिंपू का दिल टूटा, पर उसकी शक्ति और भी तीव्र हो गई। उसने नाभिमणि और बालमणि को एक किया और एक नई शक्ति पैदा हुई, आकाश केश। अब उसके बाल सिर्फ धरती नहीं, आकाश को भी चीर सकते थे। पर उसकी आंखों में प्रेम की चमक बुझने लगी थी। मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊंगा, हर मोड़ पर, उसने खुद से वादा किया। और अंततः आकाश फटा। उसमें से निकला कालगिरी। उसका शरीर धुएं और राख से बना था और उसकी पीठ से निकली थीं सांप जैसी बालों की रस्सियां। उसने जोर से पुकारा, अब बताओ उड़ते बाल वाले बंदर, क्या करोगे जब प्रेम तुम्हें पहचानता ही नहीं? चिंपू ने उत्तर नहीं दिया। वो केवल हवा में उड़ा और बालों से बना भाला कालगिरी की ओर फेंका। एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई। प्रेम, पहचान और प्रलय की। प्रेम की स्मृति खोने के बाद भी प्रेमा के भीतर कहीं ना कहीं एक अजीब सा खालीपन था। वो बार बार चिंपू की तरफ देखती, जैसे कोई भूला हुआ चेहरा याद आने की कोशिश कर रहा हो। चिंपू के लिए यह सबसे कठिन युद्ध था, अपने प्रेम को वापस पाना और कालगिरी से लड़ना।
उसकी आंखों में एक तरफ असीम शक्ति थी तो दूसरी तरफ टूटता हुआ दिल। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, चाहे दुनिया का अंत क्यों ना हो जाए, चिंपू ने मन ही मन कहा। कालगिरी हवा में मंडरा रहा था। उसकी हंसी से जमीन कांप रही थी। देखो, प्रेम की स्मृति खोकर अब यह बंदर अधूरा है, कालगिरी गरजा। तुम्हारी सारी शक्ति अब व्यर्थ है। चिंपू ने अपने बाल फैलाए। आकाश केश अब हवा में लहराने लगे। उनमें चमकती हुई बिजली थी। तुम्हारी यही भूल है कालगिरी, चिंपू ने शांत स्वर में कहा। प्रेम स्मृति से नहीं, दिल से जुड़ा होता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। कालगिरी ने आक्रमण किया। उसकी बाल रस्सियां जमीन को चीरती हुई चिंपू की ओर बढ़ीं, लेकिन चिंपू अब बदल चुका था। उसने अपने आकाश केश से एक दीवार बनाई जिसने कालगिरी के हर वार को निगल लिया। प्रेमा दूर खड़ी थी, उलझन में। क्यों मुझे इस युद्ध में इस बंदर की चिंता हो रही है? क्यों ऐसा लगता है कि मेरा दिल इससे बंधा हुआ है? वो खुद नहीं जानती थी, लेकिन उसकी धड़कनें अतीत की यादों को खींचने लगी थीं। चिंपू ने कालगिरी की ओर देखा। अब अंत करीब है। आकाश केश से एक तेज प्रकाश उठा और आकाश में एक प्रकाश मंडल बन गया। यह वो शक्ति थी जो सदियों से सोई हुई थी। प्रेम, बलिदान और न्याय की शक्ति। प्रकाश मंडल के फैलते ही कालगिरी पहली बार भयभीत हुआ। नहीं, यह शक्ति संभव नहीं। प्रेम की स्मृतियां तो मैंने मिटा दी हैं, चिंपू ने कहा। शायद तुमने स्मृतियां छीनी हैं, पर हमारी आत्माओं का बंधन कभी नहीं तोड़ पाए। प्रकाश की एक लहर सीधे प्रेमा की ओर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया और फिर यादें लौटने लगीं। वो पहली मुलाकात, जंगल के वो पल, लड़ाइयां, वचन, सब कुछ। प्रेमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। चिंपू, उसने धीमे से कहा। चिंपू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तुम्हें वापस देखकर ही मेरी शक्ति पूरी होती है। प्रेमा ने उसकी ओर दौड़कर उसे गले लगा लिया। उस पल आकाश केश पूरी तरह जाग उठा। प्रेम और रक्षक की शक्ति के मिलन से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसे कालगिरी संभाल नहीं पाया। उसके शरीर की राख हवा में उड़ने लगी। नहीं, यह अंत नहीं हो सकता। मैं अमर हूं। लेकिन आकाश केश ने उसे जकड़ लिया और उसकी हर काली ऊर्जा को सोख लिया। कालगिरी की चीखें हवाओं में खो गईं। सदियों पुराना श्राप टूट गया था। जंगल में फिर से हरियाली छाने लगी, पक्षी गाने लगे और हवा में शांति फैल गई। कालगिरी के पतन के बाद चिंपू और प्रेमा ने साथ मिलकर एक नया युग शुरू किया। प्रेमगर और जंगल के बीच अब कोई दीवार नहीं थी। इंसान और जानवर एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहने लगे। चिंपू अब सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि प्रेम और न्याय का प्रतीक बन चुका था। उसके उड़ते बाल अब आकाश में एक नई कहानी लिखते। जहां प्रेम होता है, वहां शक्ति खुद रास्ता बनाती है। प्रेमा ने उसकी तरफ देखा। हमने आखिरकार अपने अतीत और भविष्य दोनों को बदल दिया, चिंपू ने मुस्कुराकर कहा। और ये सब तुम्हारे साथ ही संभव था। समय बीतने लगा, पर चिंपू और प्रेमा की कहानी जंगल के हर कोने में गूंजती रही। उन्होंने एक नया मंदिर बनवाया, प्रेम, बलिदान और प्रकृति की रक्षा के नाम। उस मंदिर में आकाशकेश और बालमणि की ऊर्जा हमेशा के लिए समा गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सकें कि सच्ची ताकत प्रेम, विश्वास और अपने अस्तित्व को स्वीकार करने में होती है। कालगिरी के नाश के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तब प्राचीन नागबेल वृक्ष के नीचे बैठा एक बूढ़ा साधु, जो वर्षों से मौन व्रत में था, अचानक बोल पड़ा। उसने अपनी झुर्रियों भरी उंगलियों से आकाश की ओर इशारा किया और कहा, एक युग तो समाप्त हुआ है, पर अगला युग और कठिन होने वाला है। लोगों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। चिंपू और प्रेमा भी वहां पहुंच गए। साधु बोला, तुमने कालगिरी को हराया, पर उसके पीछे जो शक्ति थी, किरण शक्ति, वो अभी भी छुपी हुई है। वह चेतनाओं को निगलती है और आकाश में फैली है। तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होगी। चिंपू के बाल हवा में धीरे धीरे लहराने लगे, जैसे उन्हें कोई अनजाना खतरा पहले ही महसूस हो चुका हो। प्रेमा ने चिंपू का हाथ पकड़ा। अगर अगला युद्ध चेतना के भीतर है, उसने कहा, तो हमें अपनी आत्मा की गहराई तक जाना होगा। रात के अंधेरे में जब पूरा प्रेमगर सो रहा था,
तब चिंपू को एक अजीब सी चमक दिखी। वो वही गुफा थी जहां उसे पहली बार बाल मणि मिली थी, लेकिन अब वह मणि अपने स्थान पर नहीं थी। एक तेज आवाज आई, चिंपू, मेरी शक्ति अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तुम्हारे भीतर है और दूसरा उस किरण शक्ति के हाथों में। चिंपू की आंखें फैल गईं। तो क्या वह शक्ति मेरे ही भीतर से जन्मी है? मणि से उत्तर मिला, हां, जब तूने पहली बार उड़ना शुरू किया था तब तेरी आत्मा से एक छाया निकली थी। वो छाया ही अब किरण बन गई है। तुझ में जो प्रकाश है वही उसमें अंधकार के रूप में है। अब यह केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि आत्मा का युद्ध बनने जा रहा था। चिंपू को अपने ही दूसरे पक्ष से लड़ना था। अगली सुबह चिंपू ने प्रेमा से विदा ली। मुझे अपने भीतर जाना होगा, उसने कहा, अपने उस हिस्से से लड़ने जो अंधेरे में पल रहा है। प्रेमा की आंखों में चिंता थी लेकिन विश्वास भी। चिंपू ने जंगल के सबसे गहरे भाग में प्रवेश किया, जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती थी न चांदनी। वहां एक काले जल वाला सरोवर था, आत्म छाया कुंड। उसने उसमें छलांग लगाई। क्षण भर में चिंपू एक नए संसार में पहुंच गया, जहां सब कुछ उसके ही विचारों से बना था। वहां एक और चिंपू खड़ा था, काले बालों वाला, लाल आंखों वाला, एकदम वैसा ही लेकिन विपरीत ऊर्जा के साथ। मैं ही तेरा दूसरा पक्ष हूं, वो बोला, जिसे तूने दबा रखा था। अब मैं स्वतंत्र हूं और मैं ही असली चिंपू हूं। अब शुरू हुई एक युद्ध जो तलवारों से नहीं बल्कि विचारों और स्मृतियों से लड़ी जा रही थी। एक गलत सोच और चिंपू हमेशा के लिए खो सकता था। वो सुबह अलग थी, आकाश सुनहरा था, हवा में कोई अजीब सी स्थिरता थी, जैसे प्रकृति खुद एक उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। चिंपू, वह उड़ते बालों वाला बंदर, ध्यान की मुद्रा में बैठा था। ध्यान केवल मन का नहीं, पूरे जीवन का। बीते वर्षों की स्मृतियां जैसे उसके चारों ओर घूम रही थीं। वो जंगल जहां उसे पहली बार बालमणि मिली थी, वो दिन जब पहली बार उसने उड़ान भरी थी, प्रेमा से मिलन, कालगिरी से युद्ध, मित्रों की कुर्बानियां, आत्मछाया कुंड की चुनौती और अंत में अंधे चिंपू को स्वीकार कर उसे आत्मसात करना। चिंपू को अब समझ आया, हर शत्रु बाहर नहीं होता और हर मित्र चेहरे में नहीं छिपा होता। अब चिंपू के बाल पहले से भी अधिक दिव्य हो चुके थे। वे केवल उड़ने वाले बाल नहीं थे, वे अब सार्वभौमिक चेतना के प्रतीक बन चुके थे। एक अंतिम बार वह पर्वत की चोटी पर चढ़ा। प्रेमा उसके साथ थी। मित्र, गुरुजन और पूरे प्रेमगढ़ की प्रजा नीचे खड़ी थी। चिंपू ने आकाश की ओर देखा। वह शांत, निर्मल और नीला था, जैसे निमंत्रण दे रहा हो। चिंपू ने प्रेमा की ओर देखा और कहा, अब समय है उस उड़ान का जो किसी दिशा में नहीं बल्कि उस ओर जाती है जहां प्रश्न समाप्त होते हैं और केवल शांति होती है। और वह उड़ गया, धीरे धीरे, ऊंचा और ऊंचा, जब तक वो एक बिंदु में विलीन न हो गया। और उसी क्षण एक हल्की हवा बहने लगी। हर किसी के बाल हल्के से उड़ने लगे। प्रेमगढ़ की जनता मुस्कुराई। वो गया नहीं, अब हम सब में है। उड़ते बालों वाला बंदर अब केवल एक नाम नहीं, एक विचार बन चुका था। कथा समाप्त नहीं, बस अब वह हर जीव के भीतर जी रही है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों। मैं धन्यवाद।